द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। ये किताब 10 प्रिंसिपल्स के थ्रू एक एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव जर्नी प्रोवाइड कराती है, जिनको फॉलो करके आप दूसरों की ओर साहस, कनेक्शन और दयालुता द्वारा डिफाइंड एक ज्यादा कंप्लीट लाइफ जी सकते हैं। इन सब से जुड़ी हुई एनेक्डोट्स और एक्शन लेने योग्य एडवाइस से भरी हुई यह किताब यंग और एज ओल्ड दोनों रीडर्स के लिए एक उपयोगी किताब साबित हो सकती है। दोस्तों इस किताब की ऑथर हैं ब्रेन ब्राउन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एक प्रोफेसर हैं, जहां वह शेम यानी शर्म और ह्यूमन माइंड पर इसके इफेक्ट्स पर रिसर्च करने के लिए जानी जाती हैं। आइए सीखते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। हम में से कई सारे लोग दूसरे लोगों के रूल्स के अनुसार अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। हम अपने सबसे मुश्किल टास्क को फिट करने की कोशिश करते हैं, यानी हम जो सोचते हैं वह हमें करना ही चाहिए। हम अपनी जॉब में हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि सोसाइटी हमसे उम्मीद करती है। हम मौज मस्ती में ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें फालतू समझेंगे। लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? हम आखिरकार चिंतित रहते हैं, परेशान रहने लग जाते हैं। तो ये समरी हमें दूसरा रास्ता दिखाती है। वह हमें अपनी स्पेशलिटी यानी अपनी छोटी छोटी गलतियों और बुराइयों को गले लगाने की जरूरत पर रोशनी डालती है, यानी वो चीजें जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिज्म। हाँ दोस्तों, ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिज्म यानी खुद को समझकर और खुद से ईमानदार रहने के इस रास्ते पर चलकर हम खुश होने की उम्मीद कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी एक चॉइस है जिसमें करेज, कंपैशन और कनेक्शन यानी साहस, दयालुता और जुड़ाव की जरूरत होती है। ऑथेंटिसिटी एक चॉइस है जिसमें करेज, कंपैशन और कनेक्शन यानी कि साहस, दयालुता और जुड़ाव, जो कनेक्शन, उसकी जरूरत होती है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी लाइफ जीना पसंद करेंगे जो उनके इस सच के करीब हो कि वो कौन है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जितना पॉसिबल हो उतना ऑथेंटिक यानी सच्चा होना चाहते हैं दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली कुछ मुट्ठी भर फैक्टर्स इसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी या किसी के अनुसार होने का प्रेशर। एज अ रिजल्ट हमें लगता है कि हम इनऑथेंटिक पीपल यानी मक्कार लोग हैं जो कि ईमानदारी से जीने के लिए बहुत ही कमजोर हैं। लेकिन यह सिर्फ कोरा झूठ होता है दोस्तों, एकदम कोरा झूठ। ऑथेंटिसिटी वह क्वालिटी नहीं है जो आपके पास है या नहीं है, इसकी बजाय यह एक चॉइस होती है। हाँ दोस्तों, यह एक चॉइस होती है जो यह बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। ईमानदार होना, हमारी आलोचना को गले लगाना और दूसरों को क्या लगता है इस बात की परवाह नहीं करना ही आपके डेली डिसीजंस होने चाहिए, और यही ऑथेंटिसिटी है। और क्योंकि यह एक चॉइस है इसलिए हमारे पास कुछ दिनों में ऑथेंटिक होने का ऑप्शन होता है, और उन बाकी दिनों में जब हम बहुत ही टायर्ड होते हैं तो कम ऑथेंटिक बन जाते हैं। हालांकि अगर आप ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना चुनते हैं तो आपको करेज और कंपैशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। आपको अपने मन की बात कहने के लिए करेज यानी साहस की जरूरत होगी, और अपने आप को दूसरों के सामने आलोचनात्मक होने दीजिए दोस्तों। अपने बिहेवियर में इसे देखने के लिए नेक्स्ट टाइम के बारे में सोचिए जब आप हकीकत में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि एक कॉन्टेक्स्ट जीतना या एक इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म करना। कोशिश करिए कि इन सिचुएशन में अपनी उम्मीद को गिरने ना दें। फेलियर की तरह काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस खुद पर फेलियर के दर्द को हावी ना होने दें। इसके विपरीत अपनी उम्मीद के बारे में ईमानदार होना ही आपके लिए जरूरत पड़ने पर सपोर्ट पाने को पॉसिबल बनाता है। इसके अलावा कंपैशन यानी दयालुता का इस्तेमाल आपको ये पहचानने की परमिशन देता है कि आप अकेले नहीं हैं, और असल में आपके आसपास का हर एक इंसान आपके समान ही सेम इश्यूज के साथ स्ट्रगल करता है। सिंपैथी यानी सहानुभूति के विपरीत कंपैशन यानी दयालुता बराबरी का एक रिलेशनशिप है दोस्तों। दूसरों के स्ट्रगल्स के साथ जुड़ने के लिए आपके खुद के स्ट्रगल को भी एक्सेप्ट करना होगा आपको, यह समझकर कि आपके आसपास के सभी लोग भी अब इस दौर से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। तो इससे आपका टाइम इजी हो जाएगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। शर्म यानी शेम का डर परफेक्शनिज्म के पीछे छिप जाता है। हाँ दोस्तों, शेम का डर परफेक्शनिज्म के पीछे छिप जाता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। क्या आप एक परफेक्शनिस्ट हैं? अगर आप हैं
तो क्या आप इसे एक पॉजिटिव क्वालिटी मानते हैं दोस्तों? हाँ, क्या आप इसे एक पॉजिटिव क्वालिटी मानते हैं? परफेक्शनिज्म शायद पॉजिटिव लगने के बावजूद फॉलो करने लायक नहीं है। यह आपके अपने सबसे बेस्ट होने से अलग है दोस्तों, और सेल्फ इंप्रूवमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि यह शर्म के बुनियादी डर के आसपास घूमता है। अगर हम संक्षेप में परफेक्शनिज्म को अगर आपको एक्सप्लेन करें, तो वह विश्वास कि अगर हम परफेक्ट और जिंदा दिखते हैं और पूरी तरीके से काम करते हैं, तो हम आलोचना, तुलना या नाकामी से उभर कर खुद को बेहतर ढाल पाएंगे। ये समझिएगा दोस्तों, अगर हम संक्षेप में परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा बताएं कि इसको कैसे डील करना है, तो वह विश्वास है कि अगर हम परफेक्ट और जिंदा दिखते हैं और पूरी तरीके से काम करते हैं, तो हम आलोचना, तुलना और नाकामी से उभर कर खुद को बेहतर ढाल पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह ढाल शर्म या हिचकिचाहट के खिलाफ हमारी रक्षा करने वाली है। हमें ऐसा लगता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। हालांकि एक परफेक्शनिस्ट के रूप में लाइफ इमोशनली अनहेल्दी है, क्योंकि यह दूसरों से अप्रूवल या एक्सेप्टेंस मांगती है। ना सिर्फ परफेक्शनिज्म अनहेल्दी है, लेकिन यह भी ड्रग्स की लत और खुद को बर्बाद करने वाली चीज जैसा ही है। असल में परफेक्शनिज्म पॉइंटलेस यानी बेबुनियाद चीज होती है दोस्तों, क्योंकि परफेक्शन मात्र 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 एक भ्रम ही है। हाँ, एक भ्रम है दोस्तों। इट इज इल्यूजनरी, टोटली इल्यूजन है। हालांकि परफेक्शनिस्ट के माइंडसेट के अंदर इस इल्यूजन की जो परत होती है, वो उसको पहचान ही नहीं पाता। इसके बजाय जब भी वह लोग अपने परफेक्शन हासिल करने में फेल हो जाते हैं, तो परफेक्शनिस्ट अपनी नाकाबिलियत के लिए खुद को दोषी मानते हैं और खुद को डू बेटर जैसे वाक्य बोलते रहते हैं, चाहे वह हकीकत में पॉसिबल ही क्यों ना हो। असल में वे इंप्रूवमेंट के आदी हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, असल में वे इंप्रूवमेंट के आदी हो जाते हैं। परफेक्शनिज्म भी लाइफ पैरालिसिस का कारण बन सकता है, यानी इम्परफेक्शन के डर से खुद को दुनिया से बाहर कर देना। उदाहरण के लिए, लाइफ पैरालिसिस से पीड़ित लोग उस ईमेल को किसी ऐसे पर्सन को भेजने में नाकाम हो जाते हैं जिसे वे इस डर से नहीं सेंड करते हैं कि यह अच्छी तरीके से रिसीव नहीं होगा, या अपनी राइटिंग को उसकी आलोचना के डर से हम पब्लिश किए बिना ही उसको छोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, अपनी राइटिंग को किसी इंसान की आलोचना के डर से हम बिना पब्लिश किए ही छोड़ देते हैं। सोचिए। तो लकीली हम ईमानदारी से अपने शर्म के अपने डर को कबूल करके यानी एक्सेप्ट करके और खुद को यह याद दिलाकर कि हमें जो भी करना है वो खुद के लिए ही करना है, ना कि दूसरों के लिए करना है, तब हम परफेक्शनिज्म के अपने भ्रम जाल से छुटकारा पा सकेंगे दोस्तों। तो उदाहरण के लिए, अगली बार जब आप फिट होना चाहते हैं, तो दूसरों को खुद को जज ना करने दें और अपनी बॉडी को ही अपनी रियल मोटिवेशन मानिए दोस्तों। अपने आप को बताएं कि वर्कआउट और एक हेल्दी डाइट आपको बेहतर और हेल्दी फील कराएगा, और यह भी बताएगा कि फिट होने में आपकी सक्सेस या फेलियर यानी आपकी हार या जीत एक पर्सन के रूप में आपकी वैल्यू को प्रभावित नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी दोस्तों। पर्पस और पर्सपेक्टिव यानी उद्देश्यों और नजरिए को बनाए रखिए ताकि आप मुसीबतों का सामना कर सकें। हाँ दोस्तों, पर्पस और पर्सपेक्टिव यानी उद्देश्यों और नजरिए को बनाए रखिए दोस्तों, ताकि आप मुसीबतों का सामना कर सकें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हम में से कितने ही लोगों ने अपना वेट कम करने की कोशिश की होगी दोस्तों, लेकिन इसके बजाय यह हमारी परेशानी का सबब बन जाता है। होता है या नहीं, बताइए। ज्यादातर देखा गया ऐसा होता है दोस्तों। इसलिए हम में से कई लोगों में अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जरूरी रेजिलियंस यानी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। लकीली हम इस ट्रेंड को बदल सकते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कि रेजिलियंस कहां से पैदा होता है। होप यानी उम्मीद को बनाए रखने से रेजिलियंस आता है दोस्तों, जबकि होप को अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर के दायरे के आधार पर एक इमोशन माना जाता है। रिसर्चर C.R. सिडर का तर्क है कि होप असल में एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी यह एक ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया है जिसे सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। उम्मीद अपने आप को यह बताने से आती है कि आप कहां जाना चाहते हैं, यह पहचानना कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, और आप अपने आप को यह बता सकते हैं कि आपके पास सफल होने के लिए क्या है। आप अपने गोल्स को पार्ट्स में डिवाइड करके उसके और करीब पहुंच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप एक टफ चैलेंज का सामना करते हैं, जैसे निकोटीन को छोड़ना, तो बस एक दिन की चॉइस बनाइए कि मैं आज निकोटीन को नहीं लूंगा। एक दिन के लिए अपने एफर्ट्स के बारे में सोचना
1 साल या बाकी की लाइफ के बारे में सोचने से कहीं ज़्यादा ईजी होता है दोस्तों। और एक बार जब स्मोकिंग ना करने की आदत बन जाएगी तो आपका रेजिलियंस अपने आप ही बन जाएगा दोस्तों। आप जिस मुसीबत का सामना कर रहे हैं उसके प्रति एक क्रिटिकल और खुला नजरिया अपनाकर भी रेजिलियंस यानी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। जब कैमरे को आप पर जूम किया जाता है तो घबराहट होना लाजमी है दोस्तों, और आप जो कुछ भी देखते हैं वह आपकी खामियां ही लगती हैं आपको। लेकिन अगर आप इस सोच से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो आप यह देखना शुरू करेंगे कि आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी तरह ही इन स्ट्रगल्स को शेयर करते हैं। हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए मीडिया प्रेशर की वजह से बहुत से लोगों को अपनी बॉडी इमेज के साथ परेशानियां होती हैं, तो वह भी एक खुला नजरिया अपनाकर इससे फायदा उठा सकते हैं। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या जो इमेजेस मैं देख रहा हूं वह हकीकत है या भ्रम है। क्या मैं अकेला ऐसा पर्सन हूं जो इन इमेजेस को देखने के बाद अपनी बॉडी से असंतुष्ट महसूस करता हूं। इन सवालों के जवाब देने से लोगों को क्रिटिकल बने रहने में हेल्प मिल सकती है दोस्तों। वह यह देख पाते हैं कि वह अपने स्ट्रगल में अकेले नहीं हैं और सोसाइटी की मान्यता को पाने की बजाय खुद के सुखों पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लाइफ में साधारण पलों के लिए थैंकफुल होने की प्रैक्टिस करिए। हाँ दोस्तों, लाइफ में साधारण पलों के लिए थैंकफुल होने की प्रैक्टिस करिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। ये कॉमन सेंस है दोस्तों कि जब आप अपने पास मौजूदा चीजों के लिए थैंकफुल होंगे तो आप खुश होंगे, बजाय इस बात को कोसने के लिए कि आपके पास इनफ साधन यानी कि रिसोर्सेज नहीं है। तो अपने प्रति ये ग्रैटिट्यूड यानी आभार उम्मीद की तरह एक अचानक से आई हुई फीलिंग नहीं है दोस्तों, बल्कि यह तो एक माइंडसेट है जिसे बड़ी ही सजगता से ट्रेन किया जा सकता है। जबकि ज्यादातर लोग इस आभार को उस फीलिंग के रूप में सोचते हैं जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को फॉलो करती है। हकीकत में ये एक प्रैक्टिस है जो हैप्पीनेस को बढ़ावा देती है। ये हमारी लाइफ के जीने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव लेकर आती है। इसका मतलब है कि आनंद सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस का क्विक रिजल्ट नहीं है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके बजाय हम एक्टिवली इस ग्रैटिट्यूड यानी खुद के प्रति आभार या धन्यवाद देने की प्रैक्टिस करके खुशी को चूज कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड को एक्टिवली चुनने का एक तरीका यह भी है कि आप हर चीज की कमी का रोने के बजाय अपने आप को यह बताएं कि आपके पास जो कुछ भी है वह काफी है, पर्याप्त है या इससे ज्यादा है। हम अक्सर हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होने के लिए खुद को दोष देने की गलत आदत में पड़ जाते हैं। हम इनफ रूप से खुशहाल नहीं होते हैं, ना ही इनफ पतले हैं। हम ये भूलते हैं हम इनफ हैप्पी नहीं हैं, हम इनफ पतले नहीं हैं, हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। तो ऐसा सोचने के बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास पहले से ही है और हम यह भी समझे कि हमारे पास इससे भी कम हो सकता था। इस ग्रेटफुल अप्रोच को अपनाने के साथ आप जल्द ही खुद को और ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे कि आप कितने प्रॉस्परस यानी खुशहाल हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बढ़कर ग्रैटिट्यूड की एक साधारण से पल में वो वैल्यू ढूंढना है जो आपकी लाइफ को बनाती है। अपने बच्चे को बेड पर सुलाना, एक बढ़िया खाना शेयर करना या एक सनी डे में घर चलाकर आना, ये कुछ ऐसे सिंपल मूवमेंट्स हैं जो देखे जाएं तो बहुत ही वैल्यूएबल है दोस्तों। ये ग्रेटफुल अप्रोच रखने की चॉइस का ही परिणाम है कि यह उन लोगों की हेल्प करता है जिन्होंने खतरनाक ट्रॉमा या दुख का अनुभव किया है। ऐसे लोग जो दर्दनाक एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, जैसे कि बच्चे को खोना, हिंसा या मास किलिंग का शिकार होना, यह सब इस बात को याद दिलाता है कि यह लोग इन सब एक्सपीरियंसेस को झेलने से पहले सामाजिक पहलुओं से प्यार करते थे। हाँ दोस्तों, सामाजिक पहलुओं से ये प्यार करते थे। एक बेटर डिसीजन मेकर बनने के लिए हकीकत पर ध्यान दीजिए और अपनी इंट्यूशन यानी सहज बुद्धि पर भरोसा करिए दोस्तों। हाँ, एक बेटर डिसीजन मेकर बनने के लिए हकीकत पर ध्यान दीजिए और अपनी इंट्यूशन यानी सहज बुद्धि पर भरोसा करिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। आपका इंट्यूशन जजमेंट लेने में आपके सबसे लार्ज रिसोर्सेस में से एक है दोस्तों। हालांकि दुर्भाग्य से कई लोगों को अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि इंट्यूशन क्या है। वैसे गट फीलिंग के रूप में ही सोचते हैं जिसका आपके लॉजिकल होने या किसी बात के रीज़न यानी वजह से कोई लेना देना नहीं होता। असल में इंट्यूशन और रीज़न परस्पर स्पेशल नहीं है दोस्तों, बल्कि
इंट्यूशन तो एसोसिएशन की एक रैपिड फायर सीरीज की तरह काम करता है जो अनजाने में ही होता है। तो ऐसा कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। जब आपका ब्रेन कोई ऑब्जर्वेशन करता है तो वह उसे एसोसिएशन यानी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए आपकी मेमोरीज के कैटलॉग से गुजरता है दोस्तों। यह इंफॉर्मेशन अनजाने में ही गट फीलिंग में शामिल हो जाती है जो आपके एक्शंस को ट्रिगर करती है। यह अनजाने में पिछले एक्सपीरियंसेस या यादों में जाने के जैसा ही एक प्रोसेस है। उदाहरण के लिए ये एथलीट जैसे कि बास्केटबॉल प्लेयर्स को प्रिसाइज एंगल और फोर्स की गणित को समझाने में हेल्प करता है जिसकी उन्हें एक 3 पॉइंटर शूट करने में जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इंट्यूशन को रीजन के ऑपोजिट नहीं सोच सकते हैं, बल्कि इंट्यूशन सिर्फ तर्क करने का एक तरीका है जो डिसीजंस लेते वक्त अनजाने में ही दिमाग में आ जाता है। तो अपने इंट्यूशंस को गले लगाकर आप अपने ज्ञान में योगदान देने वाले खुद के एक्शंस और एक्सपीरियंसेस दोनों पर भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। यह सिचुएशन पर से आपका ध्यान हटाकर आपको कॉन्फिडेंस की हाई डिग्री के साथ काम करने के लिए काबिल बनाता है। उदाहरण के लिए एक बास्केटबॉल प्लेयर इस बात पर श्योर नहीं होता है कि बॉल हूप में से पास होकर ही जाएगी या नहीं, लेकिन वह अपने इंट्यूशन के बल पर इसकी एक गणित लगा सकता है और शॉट को गेस कर सकता है। हाँ दोस्तों, ये मैथमेटिकली थोड़ा कैलकुलेट कर सकता है दिमाग में। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा क्यों करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा करने से आप अपने रिस्क उठाने के डर को दूर कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादातर लोग रिस्क लेने और अनजान काम करने से बचते हैं, जिससे वे अपने आप में ही संकोच या हेजिटेशन फील करते हैं और खराब डिसीजन लेते हैं दोस्तों। इंट्यूशन को अपनाना सीखकर आप अनजान हालातों से सामना करने में एक्शन लेने के आदी हो जाएंगे और इस तरह गलत डिसीजन लेने के डर से बचे भी रहेंगे। कंपैरिजन यानी तुलना करने की जरूरत से छुटकारा पाने के लिए अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को गले लगाइए दोस्तों। हाँ, कंपैरिजन यानी तुलना करने की जरूरत से छुटकारा पाने के लिए अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को गले लगाइए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना पूरी तरीके से नेचुरल है और यह कुछ ऐसा है जो हम सभी करते हैं। हालांकि अपने साथियों से खुद की होड़ करने की हमारी कोशिशों में हम अक्सर लास्ट में खुद के ऐसे गुणों को खो देते हैं जो हमें एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनाता है। बेशक कंपैरिजन काबिलियत मापने का एक पैमाना है। हालांकि शुरुआत में देखने पर कंपटीशन और कंपैटिबिलिटी मैग्नेट के दो ऑपोजिट पोल्स की तरह लगते हैं, पर वे असल में इंटरनली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। जब भी हम कंपटीशन करते हैं तो हम बहुत ही तुच्छ मानसिकता से खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। हाँ, बहुत ही नैरो क्राइटेरिया से, मीन मेंटालिटी से ऐसा करते हैं। इस वजह से हम पूरी तरीके से अलग अलग ट्रेडिशंस और बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ तुलना करने से, तो इस पॉइंट को जब हम सोचते हैं तो हम पूरी तरीके से अलग अलग ट्रेडिशन और बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ तुलना करने से तो परेशान नहीं होते हैं, मगर खुद के पड़ोसियों से, खुद के नेबर से ही तुलना करने की बात को हम बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, जबकि हम अपने घरों की तुलना शहर भर के बंगलों हवेलियों से तो नहीं करते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए कंपटीशन की पॉसिबिलिटी तो रखते ही हैं कि कॉलोनी के ब्लॉक में सबसे अच्छा लॉन हमारा है या नहीं है या किसका है। हालांकि क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों के साथ ही कंपटीशन करते हैं जो पहले से ही हमारे समान हैं, फिर भी हम ये पक्का करने पर तुले रहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर हम इन बाहरी तुलना पर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं तो हमें अपनी खुद की पहचान को गले लगाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जब हम अपने खुद के यूनिक टैलेंट्स पर फोकस करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में सब तरीके के लोग शामिल हैं, जिनमें से सारे लोग दुनिया में अपना एक यूनिक और बेस्ट योगदान देते हैं। लेकिन अपनी शख्सियत यानी इंडिविजुअलिटी को चमकाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो क्या होगा? ये सब बेतुकी बातें हैं। हालांकि क्रिएटिव टाइप्स और नॉन क्रिएटिव टाइप जैसी कई चीज़ें होती ही नहीं है दोस्तों, लेकिन उन लोगों के बीच एक क्लियर डिफरेंस होना ज़रूर होता है। जो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूज़ नहीं करते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। तो अगर आप कुछ खास क्रिएटिव नहीं हैं तो इस बात को अपने दिल पर मत लगाइए। आप क्रिएटिव तो हैं पर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। बस इस सोच से बाहर निकलिए दोस्तों, कुछ ना कुछ क्रिएट करते चलिए जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पेंट करते हैं, कुकिंग करते हैं, लिखते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं,
या आप जो कुछ भी करते हैं दोस्तों, आप उसमें अपने लेवल पे अपना यूनिकनेस डाल सकते हैं। जब तक आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तब तक आप अपनी पर्सनालिटी को उजागर करते रहते हैं, इसको समझिएगा। जब आपकी भलाई की बात आती है तो काम के साथ साथ खेलना और रेस्ट करना उतना ही जरूरी है। हाँ दोस्तों, जब आपकी भलाई यानी खुद के वेलबींग की बात आती है तो काम के साथ साथ खेलना और रेस्ट करना उतना ही जरूरी है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं डिटेल में। अगर किसी ने आपसे कहा हो कि सब कुछ छोड़ दो और खेलने जाओ, अभी इसी वक्त ऐसा करो, तो क्या आप यह कर सकेंगे दोस्तों? या आपकी दूसरी ड्यूटीज आपको अपनी डेस्क छोड़ने से रोकेगी? खेलने के लिए समय निकालना उतना इजी नहीं है जितना कि यह लग सकता है। हमारी सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी के लिए आत्म एनालिसिस यानी सेल्फ असेसमेंट करने की बुरी आदत है दोस्तों। एज अ रिजल्ट रिलैक्स होना, खेलना और अपनी भलाई के लिए यानी खुद के वेलबींग के साधन को यूटिलाइज करना हमारे काम के बीच में एक रोड़ा की तरह लगते हैं, एक हर्डल की तरह लगते हैं दोस्तों। तो हम इन सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को अवॉइड कर देते हैं दोस्तों, यही करते हैं हम। आखिरी बार कब आपने खुद से ये कहा था कि ज्यादा काम करने के लिए आपको सिर्फ 1 और घंटा चाहिए, जबकि आप शायद मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पा रहे हो, तब भी आपको 1 घंटा और चाहिए था, क्योंकि आप तो वर्कहोलिक हैं दोस्तों, आपको तो काम करने की लत पड़ी हुई है। लोग काम के बारे में सोचते हैं और उससे परेशान होकर फिर खेलने जाते हैं। आप समझिएगा, काम से परेशान होकर वो खेलने जाते हैं। उन्हें लगता है कि उस परेशानी को खेल सॉल्व कर देगा, पर परेशान होकर खेलने जाना, आप खुद सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकल है? हालांकि फैक्ट यह भी है कि खेल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर आप खेलना ही छोड़ देंगे तो डिप्रेशन में आ सकते हैं। जैसा कि ऑथर के रिसर्च द्वारा वेरीफाई किया गया है कि इंसान बायोलॉजिकली बेमतलब की एक्टिविटी में शामिल होने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हाँ, बेमतलब की एक्टिविटी जैसे कि खेलना, किसी भी तरीके से प्ले करना। अपने आप को खेलने से रोकने से आपकी खुद की इंसानी बनावट के उद्देश्य से आप दूर चले जाएंगे, यानी आपका जो ह्यूमन स्पेसीज है, जिस तरीके से आपको बनाया गया है, उससे आप दूर चले जाएंगे। इनफैक्ट खेल को बढ़ाकर और खुद को रेस्ट देना असल में आपकी जॉब में उत्साह और इनोवेशन को वापस लाकर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, जबकि यह आप में सिंपैथी और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दे सकता है। ऐसा करने का एक तरीका अपने कोवर्कर के साथ खेलना हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप हर फ्राइडे को काम के बाद कुछ हूप शॉट्स के लिए कलीग्स के साथ बाहर जाकर खेलने की हैबिट बना सकते हैं। ना सिर्फ एक्सरसाइज और फन आपको हेल्दी और हैप्पी बना देंगे दोस्तों, बल्कि आप अपने कलीग्स के साथ अपने प्रोफेशनल करियर में यूजफुल एक रिलेशनशिप भी डेवलप कर लेंगे और अपनी टीम के साथ अपनी वर्किंग एबिलिटी को भी इंप्रूव कर पाएंगे। सेम यही बात रेस्ट यानी आराम के लिए भी कही जाती है। अगर आप हमेशा अपने आप को काम में चूर होकर ही थका देते हैं तो आपका काम और आपकी खुशहाली डेफिनेटली इससे प्रभावित होगी, फॉर श्योर प्रभावित होगी दोस्तों। इसलिए अपनी बॉडी और उसकी ज़रूरतों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अपनी एंजाइटी को मैनेज करने पे ध्यान दीजिए, इससे पीछा छुड़ाने पर ध्यान मत दीजिए दोस्तों। अपनी एंजाइटी मैनेज करने पर ध्यान दीजिए, इससे पीछा छुड़ाने पर ध्यान नहीं दीजिए दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। भागते दौड़ते तनाव से भरे हुए हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चिंता घर कर चुकी है। कई लोगों के लिए शायद, जिसमें आप भी हो सकते हैं दोस्तों, चिंता, फिक्र करना, नर्वसनेस, अनईजीनेस प्रैक्टिकली पैरालाइज कर देता है हमारे को, ये आप भी जानते हैं। जब हम अनजाने में चिंता को अपनी लाइफस्टाइल में एक अहम हिस्सा बनने देते हैं तो हम इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं दोस्तों। ये अक्सर तब होता है जब हम एक बार में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो भी बिना खुद को एक कदम पीछे ले जाए और हर चीज़ को नज़रिए में रखने की अनुमति के बिना हम ऐसा करते हैं। उन दिनों के बारे में सोचिए जब सब कुछ आपके आसपास ही ठहरा हुआ दिखाई देता है। आपको काम पर एक अपकमिंग डेडलाइन के लिए प्लानिंग करनी होगी, साथ ही यह भी सोचना होगा कि रात के खाने के लिए क्या बनाना है, अपने बच्चे को डे केयर में कैसे संभालना है, और आप समय पर सभी को हॉलीडे ग्रीटिंग कार्ड्स कैसे लिख पाएंगे। और इन सब के बीच आपके फिटनेस रूटीन का क्या होगा दोस्तों। जब हमें उन सभी चीज़ों की लगातार याद दिलाई जाती है जिन्हें हमें टाइम में वक्त रहते करना होता है, तो चिंता और फिक्र हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। हालांकि चिंता से निपटने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इससे खुद को छुटकारा दिलाया जाए या इससे बचने की कोशिश की जाए, बल्कि हमें इसे आदत बनने से रोकने के लिए बस इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखनी होगी दोस्तों। हाँ, चिंता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखिए। अगली बार जब आप थोड़ा सा चिंतित महसूस करते हैं
या ज़्यादा महसूस करते हैं, तो अपनी चिंता को एक ब्रॉडर रूप से देखने की कोशिश करिए, एक ब्रॉडर विजन रखिए दोस्तों। धीरे धीरे सांस लीजिए और अनजाने फ्यूचर, यानी ये जो एकदम अनिश्चितता भरा हुआ अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है, इसकी बजाय ऐसे मत सोचिए, बल्कि मौजूदा पल पर फोकस करिए दोस्तों। बस अपनी चिंता, उसकी वजह और उसकी अल्टीमेट इम्पोर्टेंस को सोचने और एक्सेप्ट करने के लिए इस पर अपना टाइम लेने से आपकी चिंता कुछ ऐसी चीज़ों में बदल जाएगी जो आपकी लाइफ को डिफाइन करने वाली एक चीज़ की बजाय मैनेज करने वाली एक चीज़ बन जाएगी। अपने खुद के हुनर और टैलेंट्स की पहचान करिए दोस्तों, जिन्हें आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अपने खुद के हुनर और टैलेंट्स की पहचान करिए, जिन्हें आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं दोस्तों। आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको कितनी बार कहते हैं कि आप अपना सारा टाइम ड्राइंग, सिंगिंग या प्लेइंग में बिताना छोड़ दें और इसके बजाय कुछ रियल वर्क करें, क्योंकि ड्राइंग, सिंगिंग और प्लेइंग तो किसी को रियल वर्क लगता ही नहीं है। यह कठिन वक्त होता है दोस्तों जब आपने उनकी एडवाइस को इग्नोर कर दिया होगा। हाँ, क्योंकि लड़ाई तो होती होगी आपकी जब आप ऐसा करते होंगे। हम सभी के पास कुछ अनोखे हुनर होते हैं दोस्तों, टैलेंट्स होते हैं जो सिर्फ हमारे पास ही होते हैं, और हमें रियल वर्क करने के लिए उन्हें अनदेखा करने के बजाय उन्हें गले लगाना तो चाहिए, पर तरीके से। उदाहरण के लिए हम में से कुछ आर्टिस्टिकली हुनरमंद हो सकते हैं, जबकि बाकी लोग बातचीत के अंदर व्यवहार कुशल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है कुछ लोगों की, बाकी लोगों में स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स को याद रखने का यूनिक टैलेंट हो सकता है। तो ये हुनर और टैलेंट्स हमेशा बिल्स को पे करने वाले नहीं होते हैं, फिर भी उन अनजान चीज़ों को पहचान करके जिन्हें हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, फिर भले ही वह मामूली ही क्यों ना हो, हम अपनी लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं दोस्तों। इसलिए उस हॉबी या एक्टिविटी को आगे बढ़ाने से ना डरें जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन तब आप इस सोच कि असल में क्या करने की ज़रूरत है, इससे ईजीली भटक सकते हैं। सच तो यह है दोस्तों कि आपका अपना केक हो सकता है, अपना एरिया हो सकता है, कंफर्ट जोन हो सकता है, और आप उसे खा भी सकते हैं। यानी जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें आप जी सकते हैं, अपने केक को आप खा सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने करियर को स्लैशेस से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। यानी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं और आप अपने टैलेंट को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में काम करते हैं लेकिन अपने फ्री टाइम में नॉवल लिखना पसंद करते हैं, तो आपको अपने लिटरली टैलेंट यानी साहित्यिक टैलेंट को एक इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में प्रेजेंट करना होगा, जो साइड में कुछ लेख भी लिख सकता है। सिर्फ इसलिए कि आपका पैशन आपके द्वारा किए गए ज़्यादातर काम के रूप में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह आपकी आइडेंटिटी नहीं रही। इसलिए सिर्फ खुद में ये रखना कि मैं इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ, इससे अच्छा है कि लोगों को बताए कि आप इंश्योरेंस ब्रोकर और राइटर हैं। हाँ, वो ज़्यादा सही है। परेशानियों में पड़ने से डरे नहीं। हाँ दोस्तों, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अनकूल, यानी थोड़ा परेशानियां हैं और मैं अनकूल हूँ, इसमें पढ़ने से डरे नहीं दोस्तों। आइए इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सोशल मीडिया के इस युग में अपने आप को एडवेंचरस लाइफ के साथ कूल, स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में पेश करने का प्रेशर हुआ है, लेकिन इसके बिना कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये कूल होने की इच्छा ही हमें दूसरों से अलग थलग कर रही है दोस्तों। हमें दूसरों से जुड़े रहने की ज़रूरत है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका हंसना, गाना और नाचना है। ये 3 एक्टिविटीज़ हमारे आसपास के लोगों के साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाती है और हमें यह महसूस करने देती है कि हम अकेले नहीं हैं। अपनी बुक डांसिंग इन द स्ट्रीट्स अ हिस्ट्री ऑफ कलेक्टिव जॉय में बारबरा बताती हैं कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमने सामूहिक जुड़ाव से अटैच होकर दूसरे के साथ खुशी को शेयर करने की इच्छा पैदा की है। इसलिए जब हम हंसते हैं, गाते हैं या डांस करते हैं, तो हम उसी बुनियादी एक्टिविटी से अटैच होते हैं जो एक लार्ज ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर हमारी जगह को कंफर्म करती है। हालांकि ये सभी तीनों एक्टिविटीज़ हमें कहीं ना कहीं ले ही जाती है दोस्तों। इसे एडमिट करें कि जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा बहुत हंसे थे, जब हमने थोड़ा एक्साइटेड होकर गाना गाया था या बड़े जोश के साथ डांस किया था, तो हमें थोड़ा अटपटा सा महसूस हुआ था, और जब हमारी खिल्ली उड़ाई गई थी तो हमें अपमानित महसूस होना पड़ा था। हंसना, गाना और नाचना सभी के लिए एक फुल बॉडी फ्रीडम की तरह होता है, जो हम में से कुछ लोगों को रिस्क में डाल देता है दोस्तों, जिससे घबराकर हम इन्हें अपनी प्राइवेसी के चलते
अपने करीबी दोस्तों और फैमिली के बीच या अपने घरों में ही परफॉर्म करते हैं दोस्तों। इस चक्कर में हमें खुद को ये बताना होगा कि यह सब ठीक नहीं है, ये सभी एक्टिविटीज़ दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने की अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट ही है। कूलनेस को बनाए रखने का एकमात्र तरीका यह है कि जिन लोगों को ये मानना है कि वह कूल नहीं है, उनको कनेक्ट होने का मौका दें और ऊपर उठाएं दोस्तों, लेकिन बिना किसी की मनमानी, बंदिश और प्रेशर के। आप जब हंसना, गाना, नाचना जैसी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं तो आपको दूसरों की आलोचनाओं को कोई डर नहीं रहता है और आपको उनसे एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। तो अंत में मैं इस बुक के मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, ऑथेंटिसिटी वह क्वालिटी नहीं है जो आपके पास है या नहीं है, इसकी बजाय ये एक चॉइस होती है जो ये बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। ईमानदार होना, हमारी आलोचना को गले लगाना और दूसरों को क्या लगता है इस बात की परवाह नहीं करना ही आपके डेली डिसीजन होने चाहिए दोस्तों, और ये ऑथेंटिसिटी कहलाती है। दूसरा पॉइंट, उम्मीद अपने आप को यह बताने से आती है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, यह पहचानना कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और अपने आप को यह बता सकते हैं कि आपके पास सफल होने के लिए क्या है। आप अपने गोल्स को पार्ट्स में डिवाइड करके उसके और करीब पहुँच सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको हासिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, हम सिर्फ उन लोगों के साथ ही कंपटीशन करते हैं जो पहले से ही हमारे समान हैं, फिर भी हम यह पक्का करने पर तुले रहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो हमें याद रहना चाहिए कि दुनिया में सब तरीके के लोग शामिल हैं, जिनमें से हर एक दुनिया में अपना एक यूनिक और बेस्ट योगदान देता है। पॉइंट नंबर 4, अपने खुद के हुनर और टैलेंट्स की पहचान करिए जिन्हें आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। उन अनजान चीज़ों की पहचान करके जिन्हें हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, फिर भले ही वो मामूली ही क्यों ना हो, हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, एक हैप्पी, ज़्यादा जिंदा दिल लाइफ जीने से आप जितना कुछ सोच सकते हैं उसे पूरा करना आसान हो जाता है। बस ये प्रैक्टिस मांगता है, कोई चमत्कार नहीं। अल्टीमेटली यह आप में साहस को पैदा करता है ताकि आप ईमानदारी से, दयालु भाव से एक जगह से दूसरी जगह अपनी छाप छोड़ते जाएं और दूसरों से रियल कनेक्शंस बनाते जाएं। धन्यवाद। आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।